जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, पिछले कुछ समय से आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स की जो कक्षा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी है आज, 12 जनवरी है आज। ठीक है, और आपको पता है कि आज 12 जनवरी के दिवस पर आज युवा दिवस है और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 39 वर्ष की आयु में इन्होंने देहावसान इनका हो गया था। ठीक है, और इनको हम जानते हैं शिकागो के धर्म सम्मेलन के कारण। धर्म सम्मेलन शिकागो का जो हुआ था 1869 सॉरी 93 1893, जहां पर इन्होंने भारत की तरफ से उस धर्म सम्मेलन में धर्म संसद में भाग लिया था, है ना। उस धर्म संसद के दौरान जब ये कह सकते हैं कि मंच पर पहुंचे तो सभी इनका मजाक उड़ाने लगे कि ये जो सन्यासी है, सन्यासी क्या बोलेगा। लेकिन जब इन्होंने उस मंच पर गए और अपना भाषण दिया कि अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कहा था इन्होंने, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, तो सभी के सभी लगभग 72 घंटे तक इनको सुनते रहे, 72 घंटे तक इनको सुनते रहे थे। ये इनकी बोलने की कला थी, बहुत अच्छे एक वक्ता थे ये। और इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो साथियों, आप सभी को अपने जीवन में एक सबसे पहले आपको एक लक्ष्य की जरूरत है कि आपको वहां तक पहुंचना है, वो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप रहेगा, है ना। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें से पहली जो चीज है, जो पहली परिभाषा जो मैं आपके सामने देना चाहूंगा, वो मेरी परिभाषा है लोक वित्त। क्या होता है लोक वित्त? ठीक है, कौन सी परिभाषा है? लोक वित्त। इस चीज की आपको देखिए कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई भी लिखित में कार्य नहीं किया है। बहुत से काम होते हैं दिन में सभी दिन, है ना। तो मैं आपको यूं ही समझा देता हूँ। लोक वित्त देखिए क्या होता है। लोक वित्त, लोक वित्त से तात्पर्य क्या है? पहली चीज, सॉरी, लोकवित्त से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो ये देखिए आप, देखिए लोकवित्त जो होता है, लोकवित्त जो होता है वो क्या करता है कि सरकार जो होती है, जो राज्य की लोक सत्ता जो होती है, उसके आय व्यय, उनके जो कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, ठीक है, इनका मूलतः वो विश्लेषण करती है, उसे लोकवित्त कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फिर फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक दार्शनिक हम कह सकते हैं कि डाल्टन जो थे, डॉक्टर डाल्टन। कौन थे? डॉक्टर डाल्टन, डाल्टन थे। ठीक है, इनके अनुसार देखिए लोकवित्त क्या है। लोकवित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इनका संबंध लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आप देखिए मेरे साथ साथ जैसा मैं बोलता रहता हूँ, आप उसको पहले अपनी एक रफ कॉपी उतारिए, उसके बाद आपने फिर जो पेज आपके पास है उसके अंदर उसको उतारिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। ठीक है, चलिए। इसके बाद में प्रोफेसर सी एल बेस्टल आए थे। प्रोफेसर सी एल बेस्टल, बेस्टल, ठीक है, प्रोफेसर सी एल बेस्टल आए थे। प्रोफेसर जो सी एल बेस्टल थे ना, उन्होंने कहा कि लोकवित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? लोक सत्ताओं के आय व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण का अध्ययन करता है। चार चीजें बता दी इन्होंने, है ना। देखिए इसके अंतर्गत सरकार के आय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण के कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है ना। अब देखिए लोक जो वित्त है उसकी विषय सामग्री कैसी होती है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एक व्यक्ति आए थे, शुरू शुरू में मैंने बताया था, एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति आए थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, आप इसका पूरा नाम मुझे बताएंगे? 1776 में लिखी गई पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उसमें
लोकवित्त के कुछ अंग बताए इन्होंने, 5 अंग बताए हैं लोकवित्त के। कितने अंग बताए हैं लोकवित्त के? 5 अंग बताए हैं, ठीक है। लोकवित्त के 5 अंगों में पहला अंग जो है वो है सार्वजनिक व्यय। कौन सा अंग है? सार्वजनिक व्यय, ठीक है। अब सार्वजनिक जो व्यय है वो क्या होता है? क्या होता है ये सार्वजनिक व्यय? इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है, व्यय का स्वरूप और परिणाम क्या हो, तथा व्यय करते समय किन किन नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाए। जिस व्यय में ये सब चीजें होती है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। यानी कि सार्वजनिक व्यय लोगों के लिए जो किया गया है, मतलब सभी के लिए किया गया व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है, ठीक है। और सभी के लिए जो व्यय किया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी कि एक तो किन किन मदों पर व्यय किया जाए। मद होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह सकते हैं मदों को हम, ठीक है। किन किन मदों पर व्यय किया जाना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक व्यय का स्वरूप और परिणाम क्या होने चाहिए, क्या होंगे, उसकी पहले ही जानकारी ले ली जाती है कि स्वरूप कैसा होगा, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसका रिजल्ट कैसा होगा, ये सब पहले निर्धारित होता है। सार्वजनिक व्यय करते समय किन किन नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे आगे चलकर कि एक रूप सिद्धांत पढ़ेंगे, एक मद सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आधार पर। अगला देखिए, सार्वजनिक आय। दूसरा है सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है उसे सार्वजनिक आय कहते हैं। यानी कि समस्त स्रोत सार्वजनिक आय सरकार की, ठीक है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, साधनों की गतिशीलता और उनके सापेक्षिक महत्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आय के इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन, वितरण, बजट और विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे चलो। अगला जो हमारा इसमें लोकवित्त का पार्ट है वो है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। इसके अंतर्गत देखिए कुछ 2-3 चीजें होती हैं। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, अब आप मुझे कमेंट में बताइए वित्तीय जो वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष भारत में? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में बजट व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए, राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक व बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं, ठीक है। आंतरिक और बाह्य स्रोत से प्राप्त ऋण जो किसकी पूर्ति के लिए? राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए, ठीक है, होता है, उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। वर्तमान में भारत बजट व्यवहार के अनुसार केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत 3 प्रकार की देयता आती है। 3 प्रकार के ऋण आते हैं, मतलब सार्वजनिक ऋण में एक तो आंतरिक ऋण होता है, एक विदेशी ऋण होता है और एक अन्य जो ऋण आते हैं छोटे मोटे उसे कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है वित्तीय, इसी में है लोकवित्त का अगला पार्ट जो है वित्तीय प्रशासन कहलाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। देखिए वित्तीय सरकार की जो वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन होता है, सरकार की वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन ही वित्तीय प्रशासन कहलाता है, ठीक है। सरकार की वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन ही वित्तीय प्रशासन कहलाता है, जिसमें बजट निर्माण, उद्देश्य और उसकी संरचना का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इसमें बजट के घाटे और बजट के अधिक्य का भी, बजट के घाटे प्लस अधिक्य यानी कि कमी और अधिकता, बजट के घाटे और अधिक्य का भी विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक नया टॉपिक आता है, सॉरी इसी के अंतर्गत है राजकोषीय नीति, ठीक है। राजकोषीय या वित्तीय नीति, पहले वित्तीय प्रशासन पढ़ा, वित्तीय नीति पढ़े। अब लोकवित्त के आधार, मतलब लोकवित्त के एक भाग के रूप में राजकोषीय नीति के महत्व को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत देश में उत्पादन क्रियाओं को नियमित करके, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाकर, कीमतों में स्थिरता लाकर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए। यह है राजकोषीय नीति। क्या है? उत्पादन क्रियाओं को नियमित करना, पहली चीज उत्पादन नियमित, ठीक है। उत्पादन क्रियाओं को क्या करना? नियमित करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाना, किसको? राष्ट्रीय आय के वितरण को, इसको क्या करना है? न्यायपूर्ण बनाना, इसको न्यायपूर्ण बनाना, ठीक है। और कीमतों में स्थिरता लाना, कीमतों में क्या लाना? स्थिरता, कीमतों में स्थिरता लाना,
ठीक है, कीमतों में स्थिरता लाना, और इतना सब कुछ करने के बाद में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना, यह है राजकोषीय नीति। ठीक है, चलिए अब ये आपने पढ़ी लोक वित्त क्या होता है, राजकोषीय नीति, इसके अंतर्गत आपने इसके 5 भाग पढ़े, और अब मैं आगे चलता हूं, एक राजकोषीय नीति जो है उसको एक विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजकोषीय नीति को क्या करेंगे, विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोष राजकोषीय नीति क्या होती है, देखिए मैं आपको एक पुस्तक बताता हूं, द जनरल थियरी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये एक पुस्तक थी, एक व्यक्ति, इसका नाम था, एक अर्थशास्त्री था केन्स, उसकी एक पुस्तक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें एक विचार इन्होंने डाला कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोजगार को स्थिर रखने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, ठीक है, किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति से हो, उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति क्या होती है, कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने से हो, उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आप पढ़ेंगे कि भारत में जो राजकोषीय नीति है उसको, उसके कुछ उद्देश्य हैं। देखिए, ग्रामीण आधारित संरचना पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि करना, ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चल रही इकाइयों को विनिवेश की प्रक्रिया जारी करना, राजकोषीय घाटे के निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना, महत्वहीन वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना, वैसे छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों तक लाभ पहुंचा रही है। ठीक है, भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। देखिए होता क्या है, इसमें मैंने कहा महत्वहीन वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना, वैसे छिपी हुई सब्सिडी घटाना जो समर्थ लोगों को पहुंचा रही है। छिपी हुई सब्सिडी, ये छिपी हुई सब्सिडी क्या होती है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समर्थ हैं, बिल्कुल समर्थ हैं, सब्सिडी उन लोगों को दी जाती है जो असमर्थ होते हैं, किसी भी कमाई के साधन में असमर्थ होते हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे छाप रहे हैं बैठे बैठे, है ना, कि कुछ नहीं होता, 2 रुपये आते हैं तो आने दो, सरकार दे रही है, अपना क्या लेता है, लेकिन वो समर्थ लोग होते हैं कुछ। ठीक है, उनको सब्सिडी देना नहीं, सब्सिडी देना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सरकार उनको सब्सिडी देती रहती है, क्योंकि वो लोग अपने आप को गरीब दिखाते हैं, है ना। वैसे अब राजकोषीय नीति के कुछ उद्देश्य हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। संसाधनों को गतिशीलता देना। ठीक है, आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी करना, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण, रोजगार का सृजन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और विदेशी मुद्रा की आगत यानी आय करना, है ना। चलिए, राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं, सरकार का बजट, कर संरचना और विभिन्न प्रकार के घाटे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बजट, BUDGET। ठीक है, देखिए जो मैंने पीछे बताई थी राजकोषीय नीति का उद्देश्य, उनको आप पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है ना, बाकी ज्यादा जो जानकारी है वो आपकी किताब में अच्छी प्रकार से दी गई है। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, दोनों सदन कौन से, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्ति प्लस व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।
ठीक है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसी को आम बजट कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 है, इसके अंतर्गत क्या हो गया कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिससे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें हैं बजट में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ आते हैं। क्या क्या आते हैं देखिए, भारत का जो पहला बजट है, फर्स्ट बजट जो होता है भारत का, वो कब आया था? 18 फरवरी 1860। ठीक है, प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति जेम्स विल्सन। कौन था? जेम्स विल्सन। ठीक है, इस समय भारत का जो वाइसराय कह सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग, ठीक है, वाइसराय था ये, वाइसराय। जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था, स्वतंत्र भारत का पहला, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो आया था वो आया था 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, और ये किसने पेश किया था? ये पेश किया था हमारे आर के षणमुखम। कौन थे? आर के षणमुखम, षणमुखम शेट्टी। तत्कालीन भारतीय वित्त मंत्री थे ये, आर के षणमुखम। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि 1924 में एक कमेटी बनी, ऑकवर्थ कमेटी। ऑकवर्थ कमेटी, इस ऑकवर्थ कमेटी ने एक सिफारिश लगी। ठीक है, सिफारिश क्या थी इस कमेटी की? कि जो रेल बजट है, जो रेल बजट जो है उसे क्या किया जाना चाहिए, उसे आम बजट से अलग किया जाना चाहिए। और इसको कर भी दिया गया था 1924 में। ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। इसके पीछे इसने एक तर्क दिया, एक मतलब एक बात कही कि रेलवे जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है, इसलिए इसको आम बजट से अलग कर देना चाहिए। ये एक उद्यम है, यानी कि एक उद्यम क्या होता है? एक उद्योग है, एक, है ना, इसके लिए। चलिए, केंद्रीय बजट में लगातार 3 प्राप्तियों का विवरण और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? एक तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट का अनुमान, यानी कि कोई व्यक्ति होता है, यानी कोई सरकार होती है, वो कहती है कि हमने भाई अगले साल में ये काम करने हैं, तो ये अगले अगले जो वर्ष होता है, अगला वित्तीय वर्ष होता है, उसके लिए बजट का अनुमान है हमारा कि हमें जैसे 5,000 करोड़ चाहिए, कोई कह दे। ठीक है, 5,000 करोड़ चाहिए, मान लियो, दे दियो भाई 5,000 करोड़ दे दियो, मैंने इतना लगा शायद। ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, इनके चालू वित्तीय वर्ष यानी कि कोई व्यक्ति है बन कह दियो कभी, मेरे तो इस साल में जब बजट इसने शुरू किया था उसने कहा कि मेरा तो इस साल है 1,000 करोड़ लगेंगे। कितने लगेंगे? 1,000 करोड़। पर भाई ने कुछ घपला भी तो करना है, इसके लिए लग गए 1,200 करोड़। तो ये भाई उसमें ये कहेगा कि मेरे इतने यहाँ लगे, इतने यहाँ लगे, तो इसमें भाई साहब ये कुछ 200 करोड़ ज्यादा लग गए। ठीक है, ये भी इसमें बताएगा। पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां व्यय, यानी कि जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें जैसे इसने 5,000 करोड़ लगाने थे। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 5,000 करोड़ लगाने थे, लेकिन इसने 6,000 करोड़ लगा दिए। 6,000 करोड़ इसने लगा दिए, तो इसका जो पूरा हिसाब है ये उसको उस बजट में पेश करेगा। ठीक है ना, चल रहा बजट, पिछला बजट और आगामी बजट, 3 बजट एक इस एक में होता है, एक केंद्रीय बजट में। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चर्चा करें। इसके बाद अगली जो चर्चा है वो मैं कल करूंगा। ठीक है, आज आपके साथ इस जो हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक है इसको करते हुए मुझे बहुत ही मतलब एक खुशी की मतलब खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बच्चियां आई थी 2, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की जो कक्षा है वो बंद क्यों की गई थी, तो मुझे समय नहीं मिला। धन्यवाद, आपने पूछा, मुझे समय नहीं मिला। आप क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, अब मैं कहूँगा, बार बार कहता हूँ तो आपको वो नहीं करना, मतलब जैसे आप, मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे एक बात कही कि आप अपनी किताबों को, एनसीईआरटी जो किताबें हैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ें, जितनी हो सके उतनी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। आगे चलकर आपको, अगर आपको दोबारा ये किताबें नहीं पढ़नी तो आप उसको एक बार पढ़ लो, अच्छे से एक बार पढ़ो आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अब इसको नहीं पढ़ा तो बाद में कोचिंग सेंटर्स में जाओगे, ठीक है, कोचिंग वाले आपको दोबारा ये बताएंगे। आप देखिए, कभी भी कोचिंग जाते हैं तो आपको क्या होता है,
कोचिंग जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये बंदा कुछ नया बता रहा है, लेकिन वो नया नहीं होता। वो आपकी छठी से लेकर 12वीं वाली किताबें ही बताता है, लेकिन आपने कभी पढ़ी नहीं होती तो आपको लगता है ये नहीं बता रहा है ना? चलिए, तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देता हूँ। आप अपने अध्ययन में मशगूल रहिए, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको पुनः एक बार युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।